हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 23 जून और 23 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका नाम है मयूरी भागवानी। इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेंगे इन लेक्चर्स की। जो भी अपडेट्स मैं देती हूँ वो यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा मेल के थ्रू, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में सोसाइटी में एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आज आया है जिसमें कास्ट को इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट किया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। जीएस 2 में देखेंगे हेल्थ में पोलियो वायरस के बारे में। जीएस 3 में एनवायरमेंट में देखेंगे हेरिटेज पार्क इन मणिपुर के बारे में। इकोनॉमी में हमारी डिजिटल इकोनॉमी का कितना स्कोप है इसके बारे में समझेंगे। और एक और चीज देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है, ठीक है, इसने कहा है कि हमें रेट्स जो है रेपो रेट वगैरह फिर से बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो आज की अनाउंसमेंट ये है कि हम एथिक्स का एक कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। जीएस पेपर 4 से रिलेटेड ये कोर्स है। इसमें आपका ना सिर्फ सिलेबस कवर करवा रहे हैं हम, ठीक है, साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लाइव हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें 40 सेशंस इंक्लूडेड रहेंगे और ये जो सेशन है ये शुरू हो चुके हैं 20 जून से। अभी तक 2 सेशन इसके हो चुके हैं। दोनों सेशन हमने फ्री रखे थे आप सभी के लिए। जिन्होंने अटेंड नहीं करे हैं वो यूट्यूब पे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अभी भी इसका ऑफर प्राइस ही चल रहा है, हमने इसको एक्सटेंड किया है ऑफर प्राइस को। तो ये सब जो पूरा कॉम्प्रहेंसिव सा पैकेज है वो आपको मिल रहा है सिर्फ ₹2999 में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू ऑल टू एनरोल नाउ। ओके, आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू शिफ्ट प्रपोज्ड हेरिटेज पार्क इन मणिपुर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो, मणिपुर में एक हेरिटेज पार्क प्रपोज्ड था और ये हेरिटेज पार्क प्रपोज्ड था नियर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है? एक फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, ठीक है। इस लेक के आसपास ये पूरा नेशनल पार्क बसा हुआ है और ये नेशनल पार्क थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग वेजिटेशन वाला नेशनल पार्क है। अब ये फ्लोटिंग वेजिटेशन क्या है ये समझ में आएगा आपको, आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के आसपास एक स्पीशी मिलती है जो कि ये वाली डियर की स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं संगाई। संगाई डियर है ये, इसको ब्रो एंटिलियर्ड डियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो संगाई या ब्रो एंटिलियर्ड डियर जो है, ये जो डियर है वो यहाँ पे मिलता है और इसी के लिए यहाँ पे एक हेरिटेज पार्क प्रपोज्ड था। लेकिन अब यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हेरिटेज पार्क जो बनाएंगे हम थोड़ा सा दूर बनाएंगे, कैबुल लमजाओ से थोड़ा सा दूर। तो जो कम्युनिटी यहाँ के आसपास रहती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी, वो इसको काफी प्रोटेस्ट कर रही है इसके अगेंस्ट कि नहीं, आप लोग इसी के पास में इस हेरिटेज पार्क को बनाओ। अब ये हेरिटेज पार्क बनाने का मुद्दा ये था, एम ये था कि यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया जाए, टूरिज्म बढ़े। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो भी बढ़े संगाई के लिए। अब यहाँ पे जो ये कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके लिए संगाई डियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए ये टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही थी। तो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के पास में ही ये डियर का जो हेरिटेज पार्क है वो बने, ठीक है। अच्छा, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये नेचुरल हैबिटेट है ब्राउ एंटिलियर्ड डियर का और यहाँ पे 300 से कम पॉपुलेशन अब बची है इस डियर की, ठीक है। और ये डियर जो है, आप देखोगे ये डियर सिर्फ आपको इसी मणिपुर वाले रीजन में मिलेगा और स्पेसिफिकली इसी नेशनल पार्क में मिलेगा जो कि अब इतना कम बचा है, ठीक है। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक फेमस स्पीशी है जिसका नाम है संगाई या फिर ब्रो एंटिलियर्ड डियर, ठीक है। इसको यहाँ पे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। अब इसको डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, पिक्चर ये है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क की, ये लेक है पूरा, ठीक है। इस लेक का नाम है लोकटक लेक, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से वेजिटेशन जो है फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, वेजिटेशन फ्लोट कर रही है, इसको कहा जाता है फुमदीज, ठीक है। और इन फुमदीज के ऊपर इस तरह से यहाँ पे जो डियर है वो इस तरह से उचक उचक कर, हॉप कर 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 यहाँ पे मूव करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे एक से दूसरी जगह पे हॉप करते हुए जाते हैं, इसीलिए इनको डांसिंग डियर कहा जाता है। तो याद रखना कि यहाँ पे लोकटक लेक के शोर पे ये बना हुआ है और लोकटक लेक ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है।
इसको लोकटक लेक को रामसार साइट का दर्जा भी दिया गया है। रामसार साइट क्या है? रामसार एग्रीमेंट ऐसा एक एग्रीमेंट है जहां पे हम कंजर्वेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ऑफ द वेटलैंड्स। ठीक है, तो वेटलैंड्स के लिए ये बनाया गया है एग्रीमेंट। आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपका ये है, रामसार साइट जो कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है, ये कब साइन हुआ था? ठीक है, साइन कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, और ये रामसार जो साइट है, रामसार जो ये नाम है, ये किस सिटी का नाम है, कहाँ पे ये सिटी है? ठीक है, ये बताना कि ये कहाँ पे सिटी लोकेटेड है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये जो नेशनल पार्क है कैबुल लमजाओ, ये 1977 में बना था और ये 40 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बसा हुआ है और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, और लास्ट नेचुरल हैबिटेट बचा है ये संगाई डियर का। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो देखो संगाई जो है, संगाई वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पीशी है यूपीएससी का। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा ही। तो देखो यहाँ पे मणिपुर में आपको ये स्पीशी मिलती है संगाई। एंडेमिक स्पीशी इस तरह का डियर है। ठीक है, और मणिपुर का स्टेट एनिमल भी ये है। इसका हैबिटेट जो है ये फ्लोटिंग मार्शी ग्रासलैंड्स जो है इसके हैबिटेट है। फुमदीज यहाँ पे मिलती है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क में, और ये लोकटक लेक जो है वो यहाँ पे मिलता है। अब लोकटक लेक के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में और साथ में जो सीडीएस है इसमें, दोनों में क्वेश्चन कई बार आया है लोकटक लेक के बारे में। ठीक है, थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हैबिटेट है काफी श्रिंक कर रहे हैं इनके हैबिटेट्स। क्यों हैबिटेट श्रिंक कर रहे हैं? एक तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत है, दूसरा यहाँ पे फ्लडिंग बहुत होती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया जिसके कारण और फ्लडिंग बढ़ गई है। इसके अलावा पोचिंग होती है। तो ये सब इसके थ्रेट्स हैं। ठीक है, कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 का, इसमें शेड्यूल 1 में रखा गया, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन देती है इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ हमारा जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ संगाई फेस्टिवल जो है, इसमें एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है ये। मणिपुर का टूरिज्म डिपार्टमेंट ये संगाई फेस्टिवल को मनाता है। ओके, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। आगे बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है मोदी जी, उन्होंने एक चीज कही है ब्रिक्स के बिजनेस फोरम में। अब ये ब्रिक्स क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ब्रिक्स जो है एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, ब्राजील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाम पे है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का 42% हिस्सा जो है ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, 42% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हियर। इसके साथ 23% GDP जो है वो यहाँ पे इन 5 कंट्रीज से आती है। इसकी टेरिटरी जो है 30% टेरिटरी, और 18% का ग्लोबल ट्रेड जो है वो इन 5 कंट्रीज से आता है। ये जो ब्रिक का जो पूरा टर्म है ये प्रपोज किया था एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नील ऑफ गोल्डमैन सैच। ये गोल्डमैन सैच एक तरह की मैगजीन आप समझ सकते हो, इसके एक इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील। इन्होंने 2001 में ये प्रपोज किया था कि ब्रिक जो है एक अच्छा ब्लॉक बन सकता है। ब्रिक में पहले सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे। बाद में, बहुत बाद में 2011 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ है। ओके, तो ये तो बेसिक हमने बात कर ली ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स की ही एक बिजनेस फोरम हुई है जहां पे हमारे मोदी जी ने ये कहा है दैट इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज अ पोटेंशियल ऑफ $2.5 ट्रिलियन। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी वाला सेक्टर है, इन दोनों का पोटेंशियल मिला के देखोगे तो $2.5 ट्रिलियन का आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट जो है सी जिनपिंग, वो इसको होस्ट कर रहे हैं इस ब्रिक्स समिट को। और यहाँ पे बात हुई यूक्रेन की भी। ठीक है, कि यूक्रेन क्राइसिस के तो इस पे भी बात हुई है। ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए ये बताया कि हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न आज के टाइम पे हो चुके हैं। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ पे है ऐसे स्टार्टअप्स, या ऐसे यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन के हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जो कि $1 बिलियन से ज्यादा के एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, वैल्यूएशन के हैं, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, अब हमारे देश में लगभग 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इन 70,000 में से 100 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न हैं, जो कि इंडिया की $1.5 ट्रिलियन की एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया की इकोनॉमी है, ये लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है बाय 2025।
इसमें हम बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, स्पेस में, ब्लू इकोनॉमी में, ग्रीन हाइड्रोजन में, क्लीन एनर्जी, ड्रोन एंड जियो स्पेशल डाटा पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मुझे बस यही बताना था कि इस तरह के कोटेशन, जो इस तरह के रिमार्क्स हैं, इनको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोलियो वायरस फाउंड इन यूके सीवेज सैंपल। तो यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में डब्ल्यूएचओ को सीवेज सैंपल्स में मिला है पोलियो वायरस का एक टाइप। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन केस कोई नहीं मिला है पोलियो वायरस का, लेकिन एक टाइप मिला है, टाइप 2 वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस मिला है यहाँ पे इस सीवेज में। ठीक है, तो पोलियो वायरस की बात कर लेते हैं। तो देखो पोलियो वायरस, जिसको इसका साइंटिफिक नाम है पोलियो माइलिटिस। ठीक है, ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है जो कि चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ओके, और इसके साथ ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। मेनली ये होता है थ्रू फीकल एंड ओरल रूट्स। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई पर्सन जिसको पोलियो है, इसके जो फीसेस है, जो इसका एक्सक्रीटा है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको भी पोलियो वायरस हो सकता है। ठीक है, ये एक वायरल डिसीज है ना, और इसके 3 टाइप्स हैं, P1, P2, P3। ठीक है, तो P2 जो है उसको इरेडिकेट कर दिया गया था 1999 में ही। इंडिया जो है इसने अटेन किया है पोलियो फ्री स्टेटस। ठीक है, कब अटेन किया है? 2014 में अटेन किया है। और यहाँ पे P1 और P3 स्ट्रेन को तो हमने एलिमिनेट कर लिया है, लेकिन P2 स्ट्रेन अभी भी यहाँ पे अब नया P2 स्ट्रेन का एक जो स्ट्रेन है वो मिला है यूके में। ठीक है, देखो P2 इरेडिकेट हो गया था 1999 में, P1 P3 इरेडिकेट हो गया 2014 में, लेकिन P2 वाला जो वायरस है, वायरस का स्ट्रेन है, ये हमको यूनाइटेड किंगडम्स में अभी मिला है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब ये देखो, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन है और एक इंड्यूस्ड पोलियो वैक्सीन है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। यहाँ पे अलग अलग डोसेज जो लगते हैं वैक्सीनेशन के, उसके बारे में बताया गया कि पहले शुरुआत के टाइम पे ओरल लगता है, उसके बाद शुरुआत के 6 वीक में, 10 वीक में, 14 वीक्स में, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इंजेक्टेड लगता है और फिर वापस से ओरल का डोज लगता है, बूस्टर डोज। ओके, अब पोलियो डिसीज की जब हम बात करते हैं तो पोलियो डिसीज में होता क्या है? ये देखो, एक तो हाईली इन्फेक्शियस है और वायरस है। ठीक है, वायरस से फैलता है, नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और यहाँ पे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। हो सकता है आपका कोई एक अंग रुक जाए काम करना, या फिर पूरा शरीर परमानेंटली पैरालाइज हो जाए। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। ठीक है, और बहुत तेजी से कम्युनिटी में फैलता है। जो 90% लोग हैं उनको सिम्टम्स शुरुआत में देखने को ही नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वो स्टार्टिंग में इसको क्योर नहीं कर पाते। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 200 में से हर एक इन्फेक्शन, मतलब हर 200 में से पहला एक इन्फेक्शन जो होगा उसमें परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है या फिर डेथ तक भी हो सकती है बिकॉज ऑफ पोलियो वायरस। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। आगे बात करते हैं, नो ऑप्शन बट टू रेज रेट्स आरबीआई पात्रा। तो आरबीआई के डिप्टी चीफ जो है, डिप्टी गवर्नर जो है पात्रा जी, इन्होंने बोला है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है बहुत बाहर जा रहा है, हमारे कंट्रोल के इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए हमको शायद रेपो रेट्स वगैरह और ज़्यादा इंक्रीज करने पड़े। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात करी थी पहले भी, कुछ दिनों पहले, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे देश में इन्फ्लेशन और रेट्स का क्या नाता है। देखो, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन इसीलिए होता है क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई कम है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, दोनों में से किसी भी केस में इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, कि सप्लाई कम हो गई या डिमांड ज़्यादा हो गई। अब पहला तो कोविड के चक्कर में सप्लाई हमारा थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, स्लो डाउन की तरफ है, तो सप्लाई का थोड़ा सा रिस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ पे है। डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोविड के बाद इकोनॉमीज रिकवर करना चालू हुई, उसके बाद लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बहुत आ गई। ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि पैसा आ गया, पैसा आने के बाद हर कोई जो है डिमांड करता है गुड्स की। अब ऐसे में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो इन्फ्लेशन आ गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो रेपो रेट बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब है कि मान लो ये आरबीआई है और ये कोई छोटा मोटा बैंक है, छोटा मोटा मतलब कमर्शियल बैंक है, एसबीआई समझ लो। ठीक है, तो एसबीआई जो है, एसबीआई यहाँ से ओवरनाइट अगर कोई पैसे लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरनाइट पैसे लेंड करवाता है या बोरो करता है। ठीक है, तो आरबीआई इसको, एसबीआई को पैसे लेंड कर रहा है, तो ऐसे में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट लेगा। अब ये इंटरेस्ट जो लेता है ना आरबीआई, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। जितने इंटरेस्ट परसेंट पे लेता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगर ये रेपो रेट हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो एसबीआई है वो यहाँ पे कम पैसा लैंड करवाएगा, कम पैसा बोरो करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एसबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसीलिए ये लोगों को, जो नॉर्मल जनता है, उसको भी पैसा अगर लेंड करेगा तो उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा। इससे क्या होगा कि नॉर्मल जनता जो है वो पैसा
बोरो करने के लिए डिस्करेज होगी, वो पैसा ज़्यादा बोरो करेगी नहीं, ठीक है, डिस्करेज होगी, पैसा बोरो नहीं करेगी, तो उनके हाथ में पैसा नहीं आया, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा केस ये भी है कि एसबीआई क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ाए हुए हैं तो सेविंग्स के भी रेट बढ़ेंगे, ठीक है। अगर लोगों को पता चलेगा कि एसबीआई इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेव करने पे, तो लोग अपने हाथ से पैसा निकाल के बैंक में जमा करेंगे। ऐसे में भी क्या होगा, लिक्विडिटी लोगों के हाथ में कम होगी। अब दोनों ही केसेस में जब लिक्विडिटी लोगों के हाथ में से कम होगी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था डिमांड साइड से हमने किस तरह से इन्फ्लेशन को काउंटर किया। यही चीज अभी कह रहे हैं आरबीआई के डेप्यूटी चीफ कि अभी हम यही चीज कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन जो है, सप्लाई फिनोमिना जो है, अभी हमको इसको मेंड करने में, सप्लाई चेन को मेंड करने में, ठीक करने में समय लगेगा। तब तक हम सिर्फ डिमांड साइड से ही इसको ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे रेपो रेट फिर से बढ़ाने की यहाँ पे डिसीजन लिया है किसने, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ने। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन 6 लोगों की कमीशन होती है, जिसमें 3 लोग गवर्नमेंट की साइड से होते हैं और 3 लोग आरबीआई की साइड से होते हैं। इन 6 लोगों का काम ये है कि ये इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में, इसको इनको एक बार में रखना है, जैसे 2 से 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इनको इंश्योर करनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन को। और इसीलिए इन्होंने, इनका जो मेजोरिटी व्यू है वो यही गया है कि रेपो रेट वगैरह हम बढ़ाएं, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि रेपो रेट हम बढ़ाएंगे, उसके बाद बैंक्स इसको ट्रांसमिट करने में भी टाइम लगाएंगी, बैंक्स इसको आगे बढ़ाने में भी टाइम लगाएंगी, अपने कंज्यूमर्स तक भी इस रेट को ले जाने में टाइम लगाएंगे, इसीलिए अभी से इसको बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये सिर्फ इतना सा आर्टिकल था, मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना था, ओके। आगे बात करते हैं हम आज के एडिटोरियल की, रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बढ़िया आर्टिकल है, इसमें बताया गया कि कास्ट के कारण, कास्ट किस तरह से हमारे देश में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही है, ठीक है। इंडिया में देखो अभी ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लेकिन जॉबलेस सी ग्रोथ है। 2 डिकेड हो गए, लगभग 20 साल हो गए जब से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, पावर्टी बढ़ती जा रही है, रूरल एरियाज में डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है। अभी आप देख रहे हो अग्निपथ के रिगार्डिंग एक प्रोटेस्ट था, फार्म लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती रहती है कि हमको रिजर्वेशन दो, हमको दो। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब बेसिकली मैनिफेस्टेशन है जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि लोग परेशान हैं, लोग अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास काम है नहीं, तो वो किसी ना किसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे अपना काम पाने के लिए। तो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ की मैनिफेस्टेशन ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक ऐसा क्या हुआ कि हम जॉब ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन जॉबलेस है, डेवलपमेंट उतना इंक्लूसिव नहीं है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण है कास्ट का। कास्ट कैसे, आप सोचोगे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और कास्ट में क्या रिलेशन है, तो देखो कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे देश में जो भी सोशल कंट्रोल है, जिस भी रिसोर्सेज के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो सब कास्ट से ही ड्रिवन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कास्ट जो है, इसी ने ओनरशिप डिसाइड करी है कि किसके पास लैंड होगा, किसके पास नहीं होगा, ये कास्ट ने डिसाइड किया है हमेशा से। ऑक्यूपेशन, प्रीवियस एरा से ऑक्यूपेशन कास्ट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सेस क्या रहेगा टूवर्ड्स इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल एक्सेस क्या रहेगा, ये सब चीजें कास्ट डिसाइड करती है। तो किस तरह से कास्ट हमारे बीच में आ रही है, तो देखो 3 तरीके हैं जिस हिसाब से कास्ट बीच में आ रही है। पहला तो ओनरशिप, ठीक है। तो ये लैंड की ओनरशिप किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, कास्ट डिसाइड करती है। हायर कास्ट जो थी उसके पास यहाँ पे लैंड ओनरशिप थी, जो लोअर कास्ट है उनको लैंड ओनरशिप किसी ने देने ही नहीं दी, उनको मिली ही नहीं लैंड ओनरशिप, इसलिए ये इनइक्वालिटी आज भी परसिस्ट कर रही है। दूसरी चीज ये एलाइट बायस, हायर एजुकेशन तो है हमारे देश में, ठीक है, हायर एजुकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे एलाइट बायस है, सिर्फ एलाइट लोगों को ये हायर एजुकेशन मिल रहा है, मास एजुकेशन हमारे देश में नहीं है कि यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिले, उसकी जगह हमारे देश में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि एलाइट लोगों को हायर एजुकेशन कैसे मिले, ठीक है। इसके अलावा कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर्स हैं, यानी कि अगर आपको मॉडर्न सेक्टर में घुसना है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है, तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जो आपको नहीं घुसने देते। अब देखो यहाँ पे 2 नोबेल प्राइज विनर्स का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया है। पहले है अर्थर लुइस, ये बोलते हैं कि जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें जो हम फिजिकल कैपिटल या कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं उसका बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन एक और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं विलियम स्कुड्स, ठीक है, इनका कहना है कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो मॉडर्न सेक्टर्स में अगर आपको आना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है चाइना जैसा, तो आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना पड़ेगा मोर देन कैपिटल, जो हमारा मॉनिटरी कैपिटल है वो। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल
एग्जांपल है चाइना और यूएस, ठीक है। यूएस के पास बहुत कैपिटल था, फिजिकल कैपिटल बहुत था, लेकिन आज भी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है हम चाइना को कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया है, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव तो है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के तौर पर इंटेंसिव है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉनेटरी या फिजिकल कैपिटल के तौर पर इंटेंसिव है। ओके, अब यहाँ पे जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है, जो जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, एजुकेशन मिला हुआ है, ये जो है ये मेनली ह्यूमन कैपिटल हमारा कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट आउटकम हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग साउथ एशियन कंट्रीज में। जैसे आप देखोगे कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज हो गई, वियतनाम हो गया, इन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया इनसे पीछे है, ठीक है। इंडिया जो है इतनी अच्छे से इंक्लूसिव ग्रोथ ला नहीं पाया, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह में, ह्यूमन कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उतने अच्छे से इंडिया डेवलप नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना जैसा मॉडल हमने फॉलो नहीं किया। अब क्यों, क्या रीजन है, इसको समझाते हैं। तो पहला रीजन है लैंड ओनरशिप एंड प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में आज भी लैंड इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। कुछ सेक्टर है, कोई लोग हैं जिनके पास तो इतना लैंड है, अथाह सा लैंड, और कोई लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा भी लैंड नहीं है। तो लैंड इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अभी जो लैंड इनइक्वालिटी है ये आज से नहीं है, ब्रिटिश एरा से ही है। ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसमें ये इनइक्वालिटी और बढ़ती गई, और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये इनइक्वालिटी कम नहीं हो पाई है, ठीक है। एक तो ये चीज है। इसके कारण क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया, तो कुछ ही लोगों को, कुछ ही कास्ट, जो हायर कास्ट थे, सिर्फ उन्हीं को फायदा हुआ, लोअर कास्ट को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो आज भी जो लैंड है वो आज भी सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है, प्राइड को डिफाइन करता है। अगर मान लो एग्रीकल्चर खत्म भी हो गया, उसके बाद भी जो रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो भी आज की डेट में लैंड को एक इम्पॉर्टेंट असेट बनाते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लैंड इनइक्वालिटी ज्यादा अफेक्ट कर रही है हमारे ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। जो लोग सरप्लस भी कर लेते थे पहले फार्म सेक्टर में, वो भी आज के टाइम पे मॉडर्न सेक्टर्स की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बिजनेस नहीं अपना खोल पाए हैं। इसके कारण दो हैं, ठीक है। कि ये कास्ट तो अच्छी थी, कास्ट हायर कास्ट जो थी, उनके पास पहले लैंड तो बहुत था, लेकिन ये मॉडर्न सेक्टर्स में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि एक तो यहाँ पे एजुकेशन को बहुत निगलेक्ट किया गया था, ठीक है। एजुकेशन को बहुत निगलेक्ट किया गया, लिटरेसी नहीं है, इसीलिए वो नए सेक्टर्स में नहीं आ रहे। लोअर कास्ट के साथ ये इशू है कि इनके पास मान लो अगर एजुकेशन थोड़ा बहुत है भी, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स इतने हैं कास्ट के कारण कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज ये कि एजुकेशन का निगलेक्ट भी हुआ है, ठीक है। एजुकेशन के निगलेक्ट के कारण क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी हमारी सफर कर रही है, फार्म सेक्टर जो है वो सफर कर रहा है। आज इंडिया बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो है हमने एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन आप देखोगे ऑन ग्राउंड देखोगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें भी ये कहा जाता है कि हम एजुकेशन फॉर ऑल प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम मास एजुकेशन प्रमोट एक्चुअल में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन नहीं हम प्रमोट कर पा रहे हैं। इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हायर और टेक्निकल, जो हायर टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसको कौन अफोर्ड कर सकता है? सिर्फ अलाइट लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया अपने आप को बोलता है कि हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर की कैपिटल है, ठीक है। सर्विस सेक्टर के कैपिटल है, यानी कि हम सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में क्यों इतना अच्छा नहीं कर पाए? तो देखो इसका कारण भी निगलेक्ट ऑफ एजुकेशन ही है, ठीक है। हमने क्योंकि एजुकेशन को निगलेक्ट किया, हमारे यहाँ पे उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाया, इसीलिए सब लोग जो है सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। बीपीओ सेक्टर हो गया, ठीक है, जो भी सर्विस सेक्टर है उसमें, टूरिज्म सेक्टर हो गया, इसमें ही हमारा स्कोप दिख रहा है। हम मैन्युफैक्चरिंग में उतना डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ों को निगलेक्ट किया था। कैपिटल फॉर्मेशन हमने, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हमने नहीं किया, एजुकेशन उतना स्प्रेड नहीं किया मास लेवल पर, ये हमारी इस तरफ से गलती हुई है। अब देखो चाइना के एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे एबल है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मासिव स्केल पर एक ह्यूमन कैपिटल को बनाया है। लेकिन रूरल इंडिया जो है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स ही नहीं हो सकते। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ बैरियर्स हैं। क्या बैरियर्स हैं? देखो कास्ट जो है वो पॉलिसीज को शेप आज भी हमारे देश में करती है, ठीक है। हमारे देश में इसीलिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि कास्ट बहुत बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, ठीक है। कास्ट जो है यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स के हिसाब से चलती है, और सोशल नेटवर्क्स के हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है। तो वो लोग जिनका इकोनॉमिक सरप्लस था, वो भी यहाँ पे नॉन फार्म सेक्टर्स में आ नहीं पा रहे, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे उनके लिए एक बैरियर बन के खड़ी है सामने, ठीक है।
तो आज की डेट में देखोगे तो कास्ट जो है सिर्फ एक रेसिडुअल वेरिएबल नहीं रह गया। ऐसा नहीं कि कास्ट सब कुछ हो जाता है चेक उसके बाद हम कास्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं। कास्ट आज भी एक एक्टिव एजेंट है जिसके कारण इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जैसा भी शेप ले रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द कास्ट, ठीक है। उसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कास्ट। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं आज के सेशन में रामसार एग्रीमेंट को लेकर, तो इसको मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।